देखो नाउ इसके पहले वाले वीडियो में ओम्स लॉ समझा चुका हूँ, फिर से एक बार ले लेते हैं। सो लॉन्ग एज अ फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स सेम, फिजिकल स्टेट सेम होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट में ये लाइन नहीं भूलना, फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन्स सेम यानी कांस्टेंट है। तो उसमें क्या क्या कांस्टेंट रहना चाहिए? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकेंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। देखो ये सब कुछ कंडक्टर है, तो ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये है लेंथ, ठीक है। थर्ड इज टेम्परेचर, एंड फोर्थ इज मटेरियल। ये चारों चीजें अगर कांस्टेंट है, ठीक है, इसका मतलब बताया ना, ये चारों चीजें कांस्टेंट मतलब क्या कांस्टेंट? रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। ये अपना रेजिस्टेंस सिंबल है, ये रेजिस्टेंस का, ये अपन ने लगा दिया सेल, तो ये सेल अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या डेवलप होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। करंट फ्लो होगा I, कन्वेंशनल करंट की ही डायरेक्शन देना हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये है अपना रेजिस्टेंस R। अगर रेजिस्टेंस R चेंज नहीं कर रहे तो जितना ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, यही स्टेटमेंट था ओम्स लॉ का। तो रेजिस्टेंस अगर आप लोगों को चेंज नहीं करना है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है या बल्ब है या यहाँ पे जो भी डिवाइस कनेक्ट किया है कुछ ना कुछ, जैसे फ्रिज है इट इज आल्सो रेजिस्टेंस, टीवी कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस, सेट टॉप बॉक्स रेजिस्टेंस, मोबाइल चार्जर लगाया इट इज अ रेजिस्टेंस। तो बताया था हर जगह हीट जनरेट होती, थोड़ी कहीं पे कम होती कहीं पे ज्यादा होती। तो जहां ज्यादा हीट चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक गीजर है, माइक्रोवेव ओवन है, जहां हीट ज्यादा चाहिए तो डेफिनेटली अपने को रेजिस्टेंस ज्यादा रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक आयरन है तो वहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कोलिजन भी ज्यादा होंगे, काइनेटिक एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा जनरेट होगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is directly proportional to I, ये है समझो इक्वेशन अपना 1, यही अपना स्टेटमेंट है, यही अपना स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का। So long as the physical state of a conductor remains same, स्टेटमेंट दिख रहा है। So long as the physical state of a conductor remains same, मतलब ये जब तक सेम है चारों चीजें, so long as the physical state of a conductor remains same, the current I flowing through the conductor is directly proportional to potential difference applied across it. So long as the physical state of a conductor remains same, the current I flowing through the conductor is directly proportional to potential difference applied across it. तो ये सब चीजें सेम होनी चाहिए। ये सब चीजें सेम है मतलब क्या सेम रहेगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट फिर से बता रहा, इलेक्ट्रॉन जब एक डायरेक्शन में मूव होंगे तो उनके रास्ते में कोलिजन्स होंगे दूसरे एटम्स के साथ, आयंस के साथ या दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। कोलिजन की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी गई, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, तो वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती हीट। तो हर चीज का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा। मैंने पहले ही बोला है, आप मोबाइल चार्जर थोड़ी देर अगर चार्ज किया है मोबाइल आधा घंटा एक घंटा, तो मोबाइल चार्जर को टच करेंगे तो यू कैन फील दैट हीट। सेट टॉप बॉक्स को टच करके देखो हीट है, फैन घूम रहा बहुत देर से उसको टच करके देखेंगे तो गर्म हुआ रहेगा, रेफ्रिजरेटर के साइड में टच करके देखो आपको मिलेगा कि हीट है वहां पे भी। तो जहां पे भी अपन रेजिस्टेंस, जो डिवाइस है रेजिस्टेंस है, मोबाइल कनेक्ट किया चार्जिंग में इट इज अ डिवाइस, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। फैन घूम रहा वो भी कनेक्टेड है सॉकेट में, उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। CFL वो भी गर्म होता, अगर उसको भी आप टच करके देखेंगे तो गर्म होगा, थोड़ी बहुत हीट आप फील कर सकते हैं। टेम्परेचर में तो डेफिनेटली फर्क पता चल जाएगा। सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट किया है वहां पे भी क्या जनरेट होगी? हीट जनरेट होगी, तो वो सब आप देख सकते हैं। तो कोलिजन होंगे, कोलिजन की वजह से क्या जनरेट होगी? हीट जनरेट होगी। दैट कोलिजन इज नथिंग बट अपोजिशन, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ये उसका कॉन्सेप्ट है। डेफिनेशन यहां से लेंगे, फिर से स्टेटमेंट देख लेना। नाउ प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे
तो एक कांस्टेंट डालेंगे प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के बाद, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इसको नाम दिया है रेजिस्टेंस हियर। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन। या किसी ने पूछा रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, तो कल ही बताया इससे पहले वाले वीडियो में। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। पिछले वीडियो में टेबल भी बना के दिखाया था, तो आर की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, तो इसमें वो कांस्टेंट ही है, जितना वोल्टेज ज्यादा उतना करंट ज्यादा, आर की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, तो आर की वैल्यू आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, बट अगर ये वैल्यू चेंज हुई तो ये आर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, पर जब तक ये चारों चीजें सेम है, आर की वैल्यू यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। तो ये हो गया ओम्स लॉ, यूनिट और डायमेंशन फिर से बता था। फिर हम लोग एक एक लेंगे, ये दोनों साथ में है, टेम्परेचर का भी है अपने को, सिर्फ मटेरियल का लॉजिक समझा दूंगा, है नहीं अपने को, पर मैं समझा दूंगा। ठीक है, ये डेफिनेशन वापस से लेंगे, कॉन्सेप्ट याद रखना बस। तो ये मिटा है। किसी ने पूछा इक्वेशन पे, अच्छा रेजिस्टेंस इज V अपॉन I, डेफिनेशन में बोल रहे हैं, पर V और I पे डिपेंड करेगा नहीं, आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, V और I की वैल्यू लेके, V जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा, बट रेशियो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, वो R इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता। तो फिर क्या पे डिपेंड करता है, किसी ने पूछा, तो याद रखना रेजिस्टेंस काय पे डिपेंड करता, बोलेंगे लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये लेंथ, टेम्परेचर एंड मटेरियल, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ये कैसे बना है उस पे डिपेंड करेगा। तो एक एक अपन स्टेप वाइज लेंगे, पहले ओम्स लॉ को कंप्लीट कर लेते हैं। ये बेटा ठीक है ना, याद रखना क्या पे डिपेंड कर दो, भूलना मत। तो रेजिस्टेंस किसी ने पूछा तो क्या पे डिपेंड करेगा, तो अपन बोलेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, यानी डिपेंड करेगा लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल एंड टेम्परेचर, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता V और I पे, पर डेफिनेशन वही है उसकी वैल्यू वहां से निकाल सकते हैं आप लोग। तो अब ओम्स लॉ स्टेटमेंट फिर से एक बार बता दूंगा, सो लॉन्ग as the physical state of a conductor remains same, so long as the physical state of a conductor remains same, the current I flowing through the conductor is directly proportional to potential difference applied across it. ठीक है, ये हो गया। Now resistance की definition, it is defined as the ratio of potential difference to current, ये उसका डेफिनेशन होगी, V अपॉन I, डेफिनेशन लिखना वैसे वर्ड्स में, डेफिनेशन लिखते समय लिखना रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। बट किसी ने पूछा कॉन्सेप्ट क्या है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जब मूव होंगे तो उनके कोलिजन होंगे विद अदर एटम्स, अदर आयंस, अदर इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। This opposition to the flow of electron या this opposition to the flow of current is called resistance। ये उसका कॉन्सेप्ट है। किसी ने पूछा रेजिस्टेंस क्या है, समझाओ, अंदर क्या हो रहा वायर के, जिसको अपन रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, उसको अपन रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, पर डेफिनेशन बोला तो ये ठीक है। नाउ यूनिट रेजिस्टेंस का यूनिट या तो लिखेंगे वोल्ट अपॉन एम्पियर इसका, या फिर साइंटिस्ट के नाम पे है ओम, और ये उसका सिंबल। ठीक है, नाउ डायमेंशंस फर्स्ट चैप्टर में अपन ने निकाले हैं रेजिस्टेंस के, मेरे को याद है अपन ने निकाले हैं, इसलिए डायरेक्ट डायमेंशन लिख रहा। रेजिस्टेंस के डायमेंशंस है M1 L2 P-3 I-2, these are the dimensions of resistance। I की जगह A भी लिख सकते करंट का, वो सिंबल में फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर से याद करो। तो ये एक बार देख लो, ओम्स लॉ यूनिट डायमेंशन सब कंप्लीट हो गए। तो ये डेफिनेशन किसकी है, रेजिस्टेंस की। अब ध्यान देना, 1 ओहम की डेफिनेशन लिख सकते हैं। समझो रेजिस्टेंस है 1, कब रहेगा ये 1, जब वोल्टेज 1 वोल्ट ले रहे और करंट भी ले रहे 1 एम्पियर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओहम। 1 ओहम की डेफिनेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 डाल दिया, इसकी वैल्यू 1 डाल दिया, 1/1, इसका भी आंसर मिलेगा 1। तो डेफिनेशन याद रखो, ये रेजिस्टेंस की है, ये जो डेफिनेशन बता रहा है ये 1 ओहम की डेफिनेशन है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 ओहम इफ
अपन ने पोटेंशियल कितना लगाया है 1 वोल्ट और उसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है 1 एंपियर। अरे जो इक्वेशन है वही लिखा है कि अगर ये 1 वोल्ट है ये 1 एंपियर है तो 1 1 कैंसिल, आंसर बचेगा 1। बस वही लिख रहे हैं। तो वही स्टेटमेंट में बोलना है खाली कि अगर वोल्टेज 1 वोल्ट लगा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट लगा रहे हैं, करंट अगर 1 एंपियर जा रहा है तो उस टाइम समझना रेजिस्टेंस कितना है 1। ये कैंसिल, आंसर बचेगा 1। बस ठीक है। सो सुनना डेफिनेशन 1 ओम की डेफिनेशन आई तो क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 ओम इफ potential difference of 1 volt causes a current of 1 ampere to flow through it। यानी वोल्टेज हमने लगाया 1 वोल्ट और करंट फ्लो हो रहा 1 एंपियर तो रेजिस्टेंस रहेगा 1 ओम। तो आप थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंज करके अपने मन से भी लिख सकते हैं। देखो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 ओम इफ potential of 1 volt applied across it causes a current of 1 ampere to flow through it। यानी वोल्टेज लगाया है 1 वोल्ट और करंट कितना फ्लो हो रहा 1 एंपियर तो रेजिस्टेंस रहेगा 1 ओम। देख लो एक बार फिर से देखो, एक मिनट का कॉल है। तो देखो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर यानी 1 ओम की डेफिनेशन बोल रहे हैं। ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन थी रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। ये वैल्यू 1 डालेंगे, ये वैल्यू 1 डालेंगे तो R की वैल्यू भी 1 है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, या पूरा वर्ड में लिख सकते हैं आप 1 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 ओम इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट यानी अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया है 1 वोल्ट कॉजेस अ करंट ऑफ 1 एंपियर टू फ्लो थ्रू इट। यानी हमने वोल्टेज लगाया 1 वोल्ट उसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा 1 एंपियर, then resistance is 1 ohm। resistance of a conductor is 1 ohm। resistance of a conductor is 1 ohm if potential difference of 1 volt causes a current of 1 ampere to flow through it। ठीक है। तो ये हटा रहेगा, एक और डेफिनेशन याद रखो, ये 1 ओम की डेफिनेशन दिया। कंडक्टेंस ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस और ये कंडक्टेंस। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे C से। इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपल है, C इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन लिख लेते हैं, C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस ये याद रखो। देखो रेजिस्टेंस इनवर्स वेरिएशन है, रेजिस्टेंस जितना कम कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा, मतलब उतना अच्छा वो कंडक्टर है। अपने को जब करंट पास कर रहे हैं वायर में से तो उसका रेजिस्टेंस कम ही होना चाहिए। ठीक है, जो डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस जो भी होगा वो नहीं, वायर का कम होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस जितना कम कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा, यानी उतना ही गुड वो कंडक्टर रहेगा। तो सिल्वर का रेजिस्टेंस कम है इसीलिए उसका कंडक्टेंस ज्यादा रहेगा। इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, अब डायमेंशन सिर्फ बदलने हैं अपने को। कंडक्टेंस के डायमेंशंस बोले तो अपन खाली साइन बदल देंगे, m-1 अपॉन में ना ऊपर लिखने हैं खाली l-2 t, ये लिखेंगे +3 और ये i+2। ये हो गए डायमेंशंस। सिर्फ ये जहां माइनस है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां माइनस। तो याद रखना रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। यूनिट या तो आप लिखो 1 अपॉन ओहम ऐसे अपॉन में ना, या ओहम इनवर्स ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, -1 कर दिए। या फिर दूसरा एक और यूनिट है उसका सीमेंस, SIMENS। देखिए तो ये सीमेंस भी लिख सकते हैं आप। SIEMENS सीमेंस। तो
ये कंडक्टेंस के बारे में हो गया, याद रखना। फिर से देखना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल 1/r, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा कंडक्टेंस, इनवर्स वेरिएशन है, यानी रेजिस्टेंस कम है तो इट इज अ गुड कंडक्टर, ये याद रखो। डायमेंशंस, ये जो है वही सी के डायमेंशन लिखने हैं, नंबर्स वही रहेंगे, सिर्फ अपॉन में होने की वजह से जब लिखेंगे तो ये माइनस है, सॉरी प्लस है तो ये माइनस कर दिए दोनों, ये दोनों माइनस है तो ये दोनों प्लस कर दिए। तो रेजिस्टेंस के डायमेंशन अगर याद है तो इसके डायमेंशंस लर्न करने की जरूरत नहीं है कंडक्टेंस के, टेक्स्ट बुक में वैसे भी दिए भी नहीं है, पर याद रखो। यूनिट 1/ओहम या ओहम इनवर्स ऐसा लिख सकते हैं, या सीमेंस, SIEMENS, सीमेंस स्पेलिंग याद रखना, SIEMENS सीमेंस भी लिख सकते हैं। तो 1/ओहम लिखो, या ओहम इनवर्स ऊपर कर दिया उसको, नीचे से तो -1 कर दिया, या सीमेंस लिख सकते हैं। और ठीक है, तो याद रखना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। देख लो एक बार। फिर वो लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता वो भी अपन लेंगे। एक बार ग्राफ बता देता इसका पहले, तो वो देख लेते। अब देखो ग्राफ बना रहे, कोई भी इसमें अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो ग्राफ याद रखना स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ प्लॉट कर रहे V और यहाँ प्लॉट कर रहे I, तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी इसमें जब भी डायरेक्ट वेरिएशन का ग्राफ हो तो याद रखना स्ट्रेट लाइन, यानी जितनी वैल्यू, जैसे यहां से बना ले ट्राइंगल, स्लोप मालूम है ना आप लोग, या ऐसे बना ले, तो ये ट्राइंगल का स्लोप जितना आएगा, तुम बड़ा भी ट्राइंगल बनाएंगे, ऐसा छोटे ट्राइंगल की जगह ऐसा बड़ा ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल, स्लोप विल सेम, स्लोप विल रिमेन सेम। स्लोप के बारे में बताया है ना अपन ने, मोशन इन अ प्लेन में स्लोप निकाला है, स्लोप के बारे में बताया है। तो जब भी डायरेक्ट वेरिएशन रहे तो याद रखना ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। डायरेक्ट वेरिएशन है तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन मतलब करंट 0 टू वोल्टेज 0, फिर आगे ऐसे चलेगा। तो ये आइडियल केस में है, ये ग्राफ कौन सी केस में आएगा, आइडियल केस में, ठीक है। चेंज क्या होगा वो बता था, पहले ये थोड़ा सा याद रखो। आइडियल केस में ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये है अपना ग्राफ। अच्छा, स्लोप निकाल लो, ये दिया नहीं है टेक्स्ट बुक में पर याद रखना, यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल बना लो, ये एंगल है थीटा। स्लोप ये समझाया है पहले, मोशन इन अ प्लेन लगे तो एक बार फिर से देख लेना, उसमें स्लोप के बारे में अच्छे से बताया है। स्लोप बोलो या tan थीटा बोलो, एक ही बात है। अपोजिट यानी y कोऑर्डिनेट, डेल्टा v चेंज इन वोल्टेज, यहां से ऐसा लेंगे और यहां से इधर, इधर और ये इधर, तो ये आएगा v2 माइनस v1, ये करंट i1 और ये i2, तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप v2 माइनस v1 y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, I2 माइनस I1, V अपॉन I मतलब क्या मिलेगा, स्लोप, और स्लोप मतलब क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस। तो ये याद रखना, VI अगर ग्राफ दिया है ऐसे और आपको लाइन दे दिया, तो आप अगर स्लोप निकालेंगे उसका, तो स्लोप निकालेंगे तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा V अपॉन I, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया, थोड़ा सा चेंज करेंगे मतलब इसको हटा देते एक बार, बता देते, देख लो ये समझो 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ है ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8, और ये है ग्राफ अपना स्ट्रेट लाइन। अगर मैं यहाँ ट्राइंगल बनाऊँ, यहाँ मैंने ट्राइंगल बना लिया ऐसे, ठीक है, तो इधर परपेंडिकुलर डालो, इधर परपेंडिकुलर डालो, इधर परपेंडिकुलर डालो, इधर परपेंडिकुलर डालो, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे। तो स्लोप y कोऑर्डिनेट 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, नीचे 2 माइनस 1, तो ये निकलेगा 2 अपॉन 1 यानी 2, और ये निकलेगा क्या, रेजिस्टेंस। तो कहीं पे ऐसा ग्राफ दिया रहा यानी अपने पास कुछ भी नहीं है, नंबर्स
वगैरह अलग से ऐसा कुछ नहीं दिया है, खाली ग्राफ दिया है, उसमें उसकी रीडिंग दी है। तो लाइन का स्लोप निकाल लो कहीं से भी, कितना भी बड़ा ट्रायंगल निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये वैल्यू बढ़ रही तो ये भी वैल्यू बढ़ ही जाएगी। अगर मैं बड़ा ट्रायंगल लूं ऐसे तो ये वैल्यू बढ़ी तो ये भी वैल्यू बढ़ गई, पर आंसर विल रिमेन सेम। ये तो आप स्लोप निकालेंगे, कोई भी ट्रायंगल बना लो यहाँ पे, स्लोप y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, तो स्लोप हर एक का सेम है। तो अब नंबर्स दिए रहे ग्राफ में तो आप ग्राफ के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं कोई इक्वेशन को, इसीलिए स्लोप का बता दिया। स्लोप का टेक्स्ट बुक में नहीं है, याद रखना। तो ये छोड़ देते इस बार, बाजू में इधर बना देते v और i। तो आइडियल केस में ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन में, अभी लिखा है वहां पे, लिखा हुआ है। बट मैंने अभी बताया कि वायर रहो या कुछ भी रहो, थोड़ा तो रेजिस्टेंस रहेगा वायर का भी। तो अब वायर में से जब करंट पास करेंगे थोड़ी देर के लिए, समझो आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट भी बढ़ते जा रहा, हीट जनरेट होंगी, थोड़ी हो पर हीट जनरेट होगी। और हीट जनरेट हो रही मतलब टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो गया। इसीलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन आने की जगह थोड़ा सा आगे जाके ऐसा बेंड हो जाएगा। ये जो लाल कलर से दिखा रहा ना वैसे ग्राफ आएगा। तो ये है गुड कंडक्टर। आइडियल केस में ये होना चाहिए, बट गुड कंडक्टर में ग्राफ थोड़ा सा ऐसा बेंड हो जाएगा। क्यों बेंड हो जाएगा? क्योंकि जैसे ही आप उसमें से करंट पास करेंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट भी बढ़ेगा तो हीट जनरेट होगी। ठीक है, वायर में थोड़ी कम जनरेट होती पर हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट हुई मतलब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। यानी टेम्परेचर चेंज हुआ है जो कि कांस्टेंट होना चाहिए। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा, बट टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसीलिए ग्राफ थोड़ा सा ऐसा कर्व हो जाएगा। कम वोल्टेज है, कम करंट है, ज्यादा हीट जनरेट नहीं होगी, फिर बाद में वोल्टेज बढ़ाया तो ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा। यानी करंट बढ़ेगा, सॉरी करंट कांस्टेंट, वोल्टेज थोड़ा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो ये ऐसा ग्राफ बेंड हो जाएगा। तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब करंट ज्यादा चेंज नहीं होगा, वोल्टेज ज्यादा चेंज होगा। वोल्टेज ज्यादा चेंज हो रहा, करंट ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, मतलब उनके बीच में का डायरेक्ट वेरिएशन खत्म हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, पहले ही बोला था, पर अपने हाथ में नहीं है वो। जब अपन किसी वायर में से भी करंट पास करेंगे तो क्या जनरेट होगी? हीट। ड्यू टू दैट हीट जो ग्राफ ऐसा एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन, ये आइडियल केस का है, एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन है ये, बट थोड़ा सा कर्व हो जाएगा ग्राफ ऐसे। तो दिस इज द ग्राफ फॉर गुड कंडक्टर, जिसका रेजिस्टेंस कम है पर है। कंडक्टर जैसे कॉपर है या सिल्वर है, दे आर गुड कंडक्टर्स, तो उनका भी रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा ही है, निग्लिजिबल है पर है। यानी जब आप उसमें से ज्यादा वोल्टेज पास करेंगे तो हीट जनरेट होगी, थोड़ी सी होगी पर होगी, यानी टेम्परेचर चेंज होगा। इसीलिए ग्राफ ऐसे निकालने की जगह थोड़ा कर्व किया है इसी तरह। तो ये थोड़ा सा ग्राफ में याद रखना। तो आइडियल केस में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बट गुड कंडक्टर जैसे सिल्वर है, मैंने पहले बताया सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, बट वो हम घर में यूज नहीं करते, तो हम कॉपर यूज करते, सेकंड बेस्ट। तो कॉपर के लिए ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा स्ट्रेट लाइन की जगह थोड़ा सा कर्व आएगा। किसी ने पूछा ये कर्व क्यों आया, तो बोलना जब अपन वायर में से करंट पास करेंगे तो वहां पे भी कोलिजन होंगे, कम होंगे पर होंगे, यानी हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी यानी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा कंडक्टर का, जो कि कांस्टेंट होना चाहिए था। अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो इन दोनों के बीच में का डायरेक्ट वेरिएशन खत्म। डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है तो ग्राफ थोड़ा सा कर्व आया, स्ट्रेट लाइन की जगह कर्व हो गया ऐसे। तो ये ग्राफ टेक्स्ट बुक में देख लेना, ठीक है। तो लिमिटेशंस है कुछ ओम्स लॉ के, लिमिटेशन। तो ये पहला लिमिटेशन है कि फॉर कंडक्टर आल्सो, गुड कंडक्टर आल्सो, द ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ इज स्लाइटली कर्व टुवर्ड्स द वोल्टेज, वोल्टेज की तरफ थोड़ा कर्व हो जाएगा। क्यों? बिकॉज हीट इज जनरेटेड एंड टेम्परेचर विल चेंज। ये एक पॉइंट लिखना। तो ये पहला लिमिटेशन है। लिमिटेशन है दो। लिमिटेशन मतलब ड्रॉबैक्स, कि क्या उसमें गलत है वो बता रहा कि आप कंडक्टर में भी ओम्स लॉ लगाएंगे तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। क्यों नहीं है? थोड़ा सा कर्व हो गया, देखो यहां तक डायरेक्ट वेरिएशन है समझो, पर आगे अगर तुमने वोल्टेज बढ़ाया तो स्ट्रेट लाइन आने की जगह कर्व आएगा, वोल्टेज की तरफ झुक गया थोड़ा सा, यानी रेजिस्टेंस बदल गया। क्यों बदल गया? ये ग्राफ क्यों ऐसे आया है? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर की वजह से। तो कंडक्टर भी है, कॉपर भी है, सिल्वर भी है, तो उसमें थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस रहेंगे, निग्लिजिबल है पर है। तो थोड़ा जब वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ जाएंगे,
हीट जनरेट होंगी तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, जबकि मैं बोल रहा था टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता तो ये ग्राफ आता, पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ग्राफ ऐसे कर्व हो गया। दिस इज द ग्राफ फॉर गुड कंडक्टर, और आइडियल केस में स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था। किसी ने पूछा ये चेंज किसकी वजह से, तो अपन लिखेंगे ये चेंज है टेम्परेचर की वजह से। So this is the first limitation या drawback of Ohm's law कि for a good conductor also it does not obey direct variation, ideal case नहीं है, it is curve is slightly bent because of temperature। तो ये पहला ड्रॉबैक है Ohm's law। देखते हैं और दूसरा भी ड्रॉबैक है, बताता हूँ वो भी, ये देख लो एक बार फिर से देखना। ये फर्स्ट लिमिटेशन है, the first drawback है, याद रखो। In ideal case, the graph between potential and current should be a straight line, but for good conductor also, यानी good conductor भी लेंगे आप लोग तो जिनका रेजिस्टेंस कम रहता पर रहता थोड़ा बहुत तो है, यानी हीट जनरेट होने वाली है, but for good conductor also the graph is slightly curved, वोल्टेज की तरफ ये ग्राफ बनाना उसमें, the graph is slightly curved because of change in temperature। तो ग्राफ कर्व्ड है मतलब डायरेक्ट वेरिएशन नहीं रहेगा, डायरेक्ट वेरिएशन होता तो स्ट्रेट लाइन होती, कर्व हो गया मतलब डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। और किसकी वजह से नहीं है, टेम्परेचर की वजह से। तो ओम्स लॉ ऑफ कंडक्टर को भी लगाएंगे तो आंसर थोड़ा सा रॉन्ग ही आएगा, ठीक है। नाउ सेकंड ड्रॉबैक, ये अपने को सबसे लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर, उसमें आएगा। तो वहां पे एक डिवाइस है डायोड, सेमीकंडक्टर डिवाइस डायोड। सेमीकंडक्टर पता है ना, जो गुड कंडक्टर भी नहीं है और जो इंसुलेटर भी नहीं है, सेमी है, दोनों के बीच में है। दे आर नॉट गुड कंडक्टर एज सिल्वर एंड कॉपर, एंड इंसुलेटर भी नहीं है वुड प्लास्टिक पेपर के जैसे, सेमी है, बीच में है। तो सेमीकंडक्टिंग जो डिवाइस है वो ओहम्स लॉ ओबे ही नहीं करते, दे डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ। तो उनके ग्राफ ऐसे आएंगे टेढ़े मेढ़े, ये ऐसे, बाद में है अपने को टेढ़े मेढ़े ग्राफ आएंगे, स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। तो इनको बोलते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। नॉन ओहमिक मतलब वो ओहम्स लॉ ओबे नहीं करेंगे। सिल्वर वगैरह को ओहमिक कंडक्टर बोल सकते हैं, जैसे ये गुड कंडक्टर है, दे आर आल्सो नोन एज ओहमिक कंडक्टर। डायोड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, अपने को लास्ट चैप्टर में है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इंपॉर्टेंट है, लेंगे बाद में। पर उनमें ग्राफ ऐसे कर्व आएंगे, V और I का ग्राफ अगर बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएंगे, ऐसे कर्व आएंगे V और I। तो V इसमें यहाँ पे, I इसमें यहाँ पे, चलता कोई प्रॉब्लम नहीं। तो V और I का जो ग्राफ है वो कर्व आएगा, कर्व, स्ट्रेट लाइन नहीं है। दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ वो ओबे ही नहीं करते। कंडक्टर करते, बट गुड कंडक्टर में भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन की जगह कर्व आएगा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। ये पहला ड्रॉबैक, लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन ये है कि सेमीकंडक्टिंग डिवाइस सच एज डायोड, बहुत सारे डिवाइस है, ट्रांजिस्टर वगैरह भी है, पर एक ही नाम लिख रहे हैं अपन कि सेमीकंडक्टिंग डिवाइस सच एज डायोड डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ओबे ही नहीं करते। वहां पे आप ऐसा लिख ही नहीं सकते कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। देखो ग्राफ कर्व्ड है, ऐसे कर्व्ड ग्राफ, स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। So they are called non-ohmic conductors. Device, याद रखना डायोड, non-ohmic conductor. Semiconductor are non-ohmic conductor, means they do not obey Ohm's law. ठीक है? Good conductor जैसे सिल्वर है, कॉपर है, उनको बोलते हैं ohmic conductors. Silver, it is ohmic conductor. They obey Ohm's law, but एक लिमिट तक। उससे ज्यादा रहा तो स्ट्रेट लाइन की जगह ग्राफ कर्व हो जाएगा। और किसकी वजह से कर्व हो रहा गुड कंडक्टर में भी, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, याद रखो। तो गुड कंडक्टर्स भी ओम लॉ पूरी तरह ओबे नहीं करते, कर्व आ गया देखो, मींस डायरेक्ट वेरिएशन नहीं रहेगा। बट ठीक है, एक लिमिट में बेंड होगा, ज्यादा बेंड नहीं होगा गुड कंडक्टर्स के लिए। तो दे आर कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर्स, दे ओबे ओम्स लॉ सच एज सिल्वर, कॉपर। बट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, उसके लिए आप ऐसा नहीं लिख सकते, ओम्स लॉ ओबे नहीं करते, डायरेक्ट वेरिएशन ही नहीं है। ग्राफ देखो कर्व्ड है ऐसे, मींस दे आर नॉन ओहमिक कंडक्टर। सेमीकंडक्टिंग डिवाइस को बोलते हैं नॉन ओहमिक।
नॉन ओहमिक कंडक्टर मींस, किसी ने पूछा व्हाट आर नॉन ओहमिक कंडक्टर, तो लिखना सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस सच एज डायोड आर नॉन ओहमिक कंडक्टर्स बिकॉज दे डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ ओबे ही नहीं करते, यानी ओहम्स लॉ आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। ये उसका ड्रॉबैक है कि डिवाइस ये जो है वो ओहम्स लॉ ओबे नहीं करते, ओहम्स लॉ आप वहां लगा ही नहीं सकते, इसलिए उनको बोलते हैं नॉन ओहमिक, OHMIC, नॉन ओहमिक कंडक्टर। बट सिल्वर है, कॉपर है, दे आर कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर। क्यों बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर? क्योंकि वो ओहम्स लॉ ओबे करते हैं, पर एक एक्सटेंट तक। उसके आगे अगर देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, कर्व। तो ये दो लिमिटेशन है ओहम्स लॉ। गुड कंडक्टर भी ओहम्स लॉ पूरी तरह फॉलो नहीं करते, क्योंकि क्या जनरेट होती, हीट, टेम्परेचर चेंज होगा, और डायोड तो ओबे ही नहीं करते उसको, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। तो याद रखना, डायोड या सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस आर कॉल्ड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। सिल्वर, कॉपर वगैरह ओहमिक कंडक्टर्स है, बट वो भी एक लिमिट तक ओहम्स लॉ ओबे करेंगे, उसके आगे नहीं। और ये किसकी वजह से हो रहा? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। तो दीज आर टू लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ। ये पहला लिमिटेशन, ये दूसरा लिमिटेशन, देख लो एक बार। तो यहां पे क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो जरूरी नहीं है करंट बढ़ेगा। जैसे यहां पे देखेंगे वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, बट करंट इंक्रीज होते जा रहा है, यानी तो वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा, करंट स्टार्टली इंक्रीज होते जाएगा। यानी जरूरी नहीं है कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, कहीं कहीं पे वोल्टेज ज्यादा बढ़ जाएगा, करंट बढ़ेगा ही, ऐसा भी होगा। तो तब एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसका पूरा। फिर से याद रखो, दो लिमिटेशन है। फर्स्ट, ओहमिक कंडक्टर सच एज सिल्वर, they also do not obey Ohm's law completely because of change in temperature. The graph instead of straight line is slightly curved, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ओहमिक कंडक्टर जैसे सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, वो भी ओम्स लॉ पूरी तरह ओबे नहीं करते। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जो ग्राफ स्ट्रेट होना चाहिए था वो कर्व हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो ये ग्राफ आइडियल केस का होना चाहिए था ऐसा, पर थोड़ा सा कर्व हो गया गुड कंडक्टर्स के लिए बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ये याद रखो। सेकेंड ड्रॉबैक, सेमीकंडक्टिंग डिवाइस सच एज डायोड ओम्स लॉ ओबे ही नहीं करते, इसीलिए उनको बोलते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, यानी डायरेक्ट वेरिएशन नहीं। और सिल्वर जैसे गोल्ड, कॉपर, इनको बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर बिकॉज दे ओबे ओम्स लॉ। इनको बोलते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर बिकॉज दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। ये याद रखना कि इनको नॉन ओहमिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। इनको ओहमिक कंडक्टर क्यों बोलते हैं, बिकॉज सिल्वर, गोल्ड, कॉपर ओबेज ओम्स लॉ। बट लिमिटेशन, एक लिमिट के बाद वो भी ओम्स लॉ ओबे नहीं करेंगे, कर्व हो जाएंगे। ज्यादा कर्व नहीं है इनके जैसा, ज्यादा बेंड नहीं है, पर है थोड़ा सा। तो गुड कंडक्टर के लिए ग्राफ आएगा। और ये किसकी वजह से हुआ है बेंड कर्व? बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। थोड़ी तो हीट जनरेट होगी, टेम्परेचर चेंज होगा, जो कि कांस्टेंट होना चाहिए था। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो ये ग्राफ, पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए कर्व आया। ये पहला लिमिटेशन कि फिर लिखेंगे कैसे, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर ओहमिक कंडक्टर्स also does not obey Ohm's law after a certain limit because of change in temperature. The graph is slightly curved, और ये ग्राफ बनाना ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया पहला ड्रॉबैक या पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन, सेमीकंडक्टिंग डिवाइस सच एज डायोड डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ, इसलिए उनको बोलते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही नहीं है तो वो ओहम्स लॉ ओबे ही नहीं करते। ये ओबे करते हैं ओहम्स लॉ, बट एक लिमिट तक, उसके आगे अगर गए टेम्परेचर बढ़ा तो ग्राफ कर्व हो जाएगा। तो गुड कंडक्टर के लिए थोड़ा सा बेंड है, देखो इधर स्ट्रेट लाइन की जगह थोड़ा सा कर्व है गुड कंडक्टर के लिए। ये आइडियल केस में स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था। तो इनको बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स ओहमिक कंडक्टर्स। डायोड सेमीकंडक्टिंग डिवाइस ओबे नहीं करते सेमीकंडक्टर, तो दे आर कॉल्ड नॉन ओहमिक कंडक्टर। सेमीकंडक्टर याद है ना, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, ये सब सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है। देख लो ये, तो ये दोनों लिमिटेशंस याद रखना। ओम्स लॉ हो गया। अब हम देखेंगे कि वो रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड करता, एरिया पे कैसे डिपेंड करता, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता, मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता, वो नहीं है, फिर भी शॉर्ट पे बता दो। ये दो लिमिटेशन याद रखो ओम्स लॉ के। ड्रॉबैक, लिमिटेशन मतलब ड्रॉबैक, कि आप कंडक्टर को भी अप्लाई नहीं कर सकते उसको पूरी तरह अच्छे से। क्यों? क्योंकि एक लिमिट के बाद जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था वो कर्व हो जाएगा बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर।
बट फिर भी गुड कंडक्टर के लिए ज्यादा बेंड नहीं हुआ है। गुड कंडक्टर सच एज सिल्वर, कॉपर, उनको बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर्स। बट सेमीकंडक्टिंग डिवाइस, सेमीकंडक्टर से जो बने हैं जैसे डायोड, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल याद रखो, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, इनसे सेमीकंडक्टिंग डिवाइस, जैसे सिल्वर कॉपर बताया ना वैसे याद रखना, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम एक्सेट्रा। तो वो डायोड उन्हीं से बनता है, तो वो ओम्स लॉ ओबे नहीं करते, इसलिए उनको बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स, दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन, ये सेकंड लिमिटेशन याद रखो। तो ये एक बार ध्यान रखना, लिमिटेशंस दोनों नोट डाउन कर लेना अपने वर्ड्स में, जैसे मैंने बताया है वैसे लिख लेना उसमें, ठीक है। तो इतना याद रखो। तो गुड कंडक्टर के लिए भी थोड़ा सा बेंड है, एक्चुअल आइडियल केस में होना चाहिए था स्ट्रेट लाइन क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है, बट इवन फॉर गुड कंडक्टर सच एज सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा व्हिच आर नोन एज ओहमिक कंडक्टर, द ग्राफ स्लाइटली बेंड्स, बेंड इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ चेंजिंग टेंपरेचर, ऐसा लिखना। सेमीकंडक्टर डिवाइस व्हिच आर मेड अप ऑफ जर्मेनियम, सिलिकॉन, डायोड सच एज डायोड, they do not obey Ohm's law, Ohm's law obey नहीं करते, ग्राफ ऐसे कर्व मिलेंगे, they are called non ohmic conductors। तो हमने देखा है कि रेजिस्टेंस क्या पे डिपेंड करता, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लेंथ पे कैसे डिपेंड करता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता, उन दोनों को एक साथ में लेंगे, टेम्परेचर पे अलग से लेंगे कि टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता, और मटेरियल का है ही नहीं तो मटेरियल का मैं सिंपल बता देता तुम लोगों को। तो बाकी तीन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। पहला था लेंथ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थर्ड है टेम्परेचर, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। फोर्थ मटेरियल का अपने को नहीं है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो ये एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं और फिर इन तीनों का एक्सप्लेनेशन, इक्वेशन है इन तीनों का, तो इन दोनों को एक साथ में कंबाइन किया है और इसको अलग से लेना है, ठीक है। तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो रेजिस्टेंस काय पे डिपेंड करता, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो मटेरियल का समझा देता है। ओम्स लॉ में लिमिटेशन, टेम्परेचर चेंज हो रहा था इसीलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन की जगह कर्व हो रहा था, ठीक है, याद रखना। जैसे ये है सिल्वर, बेस्ट कंडक्टर, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी खाली इलेक्ट्रॉन्स बताकर डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, डायरेक्शन देना है, पर अभी फिलहाल इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं। तो ये है बहुत सारे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, बता सकते हैं आप लोग रैंडम डायरेक्शन में किधर भी जा रहे हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ले लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इतना अच्छा गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, क्यों नहीं है समझ, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, ठीक है, एक बार बना देते वापस, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इधर जा रहा, ये इधर जा रहा, रैंडम डायरेक्शन में, और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई किधर जा रहा, कोई किधर जा रहा, पर है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम है, उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी मेटल है, बट देयर आर फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम में सिल्वर से कम है। अब डेफिनेटली अगर इसको वोल्टेज उतना ही लगाओ, इसको भी वोल्टेज उतना ही लगाओ, अरे इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली बहुत ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली बहुत कम है, तो डेफिनेटली करंट कम रहेगा, इसमें करंट ज्यादा रहेगा। तो इसमें करंट ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया, इसमें करंट कम रहेगा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो यहाँ कोलिजन की वजह से अपोजिशन नहीं है, यहाँ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही इतने ज्यादा है कि करंट अपने आप ज्यादा रहेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इतने कम है कि करंट अपने आप ही कम रहेगा। तो ये है मटेरियल का फर्क, कि मटेरियल चेंज हो गया तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे। मैं बोल रहा था सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, क्यों, बिकॉज इट कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड नंबर पे कॉपर है, उससे कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। एल्यूमिनियम हम घर में वायर यूज नहीं कर सकते
क्योंकि उसमें बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है मतलब अपने आप करंट कम हो गया, करंट कम हो गया मतलब रेजिस्टेंस उसका ज्यादा है एज कंपेयर टू सिल्वर। समझ में आया? तो याद रखो, अगर मटेरियल बदल गया तो क्या बदल जाएंगे? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट कंटेन वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम इतना गुड कंडक्टर नहीं है बिकॉज इट कंटेन लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट कंटेन लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मटेरियल बदल गया, सिल्वर की जगह एल्यूमिनियम आ गया, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बदल गए, तो करंट भी अपने आप चेंज हो जाएगा। भले आप इसको सेम वोल्टेज लगाओ, पर अरे है ही नहीं, पानी नहीं है समझो टंकी में, तो यहाँ ज्यादा है, ज्यादा फ्लो होगा, यहाँ है ही नहीं, कम है तो कम फ्लो रहेगा, वैसा ही। ठीक है, समझ में आया? तो सिल्वर मटेरियल, एल्यूमिनियम मटेरियल अलग अलग है। तो सिल्वर है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इट इज अ गुड कंडक्टर। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है तो इट इज नॉट एज गुड कंडक्टर एज सिल्वर। ठीक है, तो मटेरियल बदल गया तो अपने आप नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बदल जाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो करंट ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस कम। यहाँ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है मतलब करंट कम है, करंट कम है मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, तो मटेरियल का ये लॉजिक थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन दोनों का साथ में है और टेम्परेचर का अलग से है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो ये तीनों का इक्वेशन नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। मटेरियल का लॉजिक थोड़ा सा याद रखो, मटेरियल चेंज हुआ तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे। तो देख लो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो ये याद रखना, मटेरियल चेंज हो गया तो अपने आप नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बदल गए। तो यहाँ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है मतलब उतने ही वोल्टेज में यहाँ करंट ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस इसका कम है। अब उतने ही वोल्टेज में, वोल्टेज दोनों को सेम लगाओ 1.5 वोल्ट, पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ही कम है तो करंट कम है मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो मटेरियल चेंज हो गया तो अपने आप रेजिस्टेंस बदल जाएगा, पर इसका अपने को कुछ नहीं है, सिर्फ ये लॉजिक याद रखो, मटेरियल चेंज हुआ तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बदल जाएंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट कम है तो करंट भी कम मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है मतलब करंट भी ज्यादा फ्लो होगा मतलब रेजिस्टेंस कम है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल। इसका लेंथ का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और टेम्परेचर का नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। फिर से बोला टेक्स्ट बुक एक बार रेफर मत करो, मेरा पूरा चैप्टर हो जाने दो, फिर आप लोग टेक्स्ट बुक रेफर करना तो आप सारे पॉइंट मिल जाएंगे फिर। पर अभी हम हमारे हिसाब से ले रहे हैं ऑर्डर से, टेक्स्ट बुक में ऑर्डर कुछ अलग है, हम अपने ऑर्डर से लेंगे पर सारा कवर कर लेंगे। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट वगैरह अच्छे से लिखना, तो होमवर्क याद रखो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। और इसके पहले वाले वीडियो का होमवर्क शायद बोला नहीं था, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो इक्वेशन बनाए थे अपन ने वो आप लोगों ने लिख के भेजना है, तो उतना करना। आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उतना होमवर्क सब लोगों ने भेजना है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, फॉर्मूला और डायमेंशन, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस दोनों के, और वो ग्राफ लिमिटेशन अपने वर्ड्स में लिख के दोनों भेजना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो इक्वेशन स्टार्टिंग में हुआ था वो भेजना। अभी तक थ्योरेटिकली चल रहा, ऐसा कोई खास डेरिवेशन नहीं हुआ, इतना होमवर्क आप लोगों ने भेजना है। क्या क्या भेजना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी फर्स्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन। सेकंड भेजना है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, उसका इक्वेशन, डायमेंशन, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, 1 ओम की डेफिनेशन, यूनिट, डायमेंशन और कंडक्टेंस, और ओम्स लॉ के लिमिटेशंस, जो दो लिमिटेशन बताए हैं, इतना होमवर्क करना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, उसमें बाद में रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, कंडक्टेंस की डेफिनेशन और लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, इतना होमवर्क भेजना है। तो नोट्स बनाते जाओ, उसका एक फोटो खींच के भेजना है। ठीक है, बचा हुआ नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।